नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 10 की एनसीईआरटी से क्लास 10 की एनसीईआरटी के कार्बन, उसका परिचय और उसके कुछ एप्लीकेशंस के संबंध में अध्ययन करेंगे, जो हमारी सिविल सेवा परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि रोज के वीडियो आपको मिलते रहें। साप्ताहिक प्रोग्राम के तहत हमने एक वीकली प्रोग्राम सेट किया है, जिसमें सोम, मंगल, बुध करके शनिवार तक प्रतिदिन 2 वीडियो 2 सब्जेक्ट के आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ संडे को और बीच बीच में एमसीक्यू के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक, जो आपकी पीसीएस 2026 आरओ, हाई कोर्ट, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस अन्य जो एग्जाम है, आने वाली आरओ भर्ती और एचईओ, बीईओ की वैकेंसी, जो भी परीक्षाएं हैं, साथ ही साथ 72 बीपीएससी कैंसिल हो गई है, उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आरपीएससी देने जा रहे हैं तो वहाँ भी बहुत ज़रूरत हो। ठीक, साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी जो भी पेपर दे रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसका साइंस है वो साइंस का वीडियो देख सकता है, जिसका हिस्ट्री है वो हिस्ट्री का देख सकता है, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी, जो भी हैं सभी से संबंधित आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कार्बन का परिचय। कार्बन के परिचय में देखेंगे तो कार्बन का प्रतीक सी है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, द्रव्यमान संख्या 12, ठीक, समूह 14, आवर्तन 2 में है। ये एक अधातु है कार्बन, ये हमारे लिए जरूरी है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग सभी जीवित प्राणियों के शरीर में कार्बन मुख्य आधार है। याद रखिएगा, यही परीक्षा एप्लीकेशंस है। हमें वे पता होना चाहिए कि इस धरा या वसुंधरा या पृथ्वी पर या धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणी, याद रखिएगा जीवित, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं मृत में भी अनेक ऐसे मृत जीव पाए जाते हैं जिनमें कार्बन होता है। कार्बन डेटिंग आधार पे जो आयु का आकलन किया जाता है, इसमें कार्बन के तत्व के होते हैं, लेकिन हम यहाँ जीवित शरीर का मुख्य आधार है, ये कहने का मतलब है कि कोई भी जीवित शरीर उसका मुख्य आधार है। यही कारण है कार्बन के यौगिकों के अध्ययन के लिए कार्बनिक रसायन के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। मुक्त अवस्था में कार्बन कहाँ होता है? हीरा में, ग्रेफाइट में, फ्लोरीन में। फ्लोरीन भी लिखा जाता है, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो आधा फ लिखा रहता है, तो भी वही चीज है। ठीक, फ्लोरीन ये मुक्त अवस्था में पाया, और संयुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाता है कार्बन? अब देखिए, मुक्त अवस्था और कार्बन हमारे एग्जाम के लिए यही जरूरी है, याद रखिएगा। हम कहा जाता है, कई बार पूछा है कि हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है, फ्लोरीन क्या है? कार्बन का अपरूप है। करता क्या है? पूछ लेता है कार्बन का अपरूप कौन सा है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई एक दे देगा, बाकी 3 कोई और नाम दे देंगे। या तो कहेगा इनमें से कौन कार्बन का प्रूफ नहीं है, 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन कोई और दे देगा। तो समझिएगा, संयुक्त अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है कार्बन। कार्बोनेट खनिज जितने भी होते हैं, पेट्रोलियम में भी कार्बन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम पदार्थों में भी कार्बन पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में भी कार्बन होता है और कोयले में भी कार्बन होता है। अब इस चीज को आप याद रखिएगा, संयुक्त अवस्था में होता है, कई तत्वों के साथ समाहित रहता है, इसलिए इसे संयुक्त होता है, और इनमें मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इन 3 में। ये बात अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं से भी आए एग्जाम आपकी गलत प्रश्न नहीं होने चाहिए। संयुक्त अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बोनेट खनिज में, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कुकिंग कोयला। ठीक, और मुक्त अवस्था में हीरा, जिसे डायमंड कहा जाता है, ग्रेफाइट और फ्लोरीन में। ठीक, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो ये खास करके टेक्निकल के बच्चों या इन बीए जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं साइंस बैकग्राउंड के, उनके लिए जरूरी है। एग्जाम में हमारे नहीं आता, सिविल सेवा में तो बिल्कुल नहीं इस तरह का आता। कभी पूछा है तो रेलवे में पूछ लिया है। ठीक, तो याद रखिएगा, इसको देख लीजिएगा, 1s², 2s² एंड 2p²। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चतुस्संयोजकता क्या होती है? कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक, और जब 4+ बनाने में इसको अत्यधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है।
सहसंयोजकता के संबंध में देखेंगे। सहसंयोजकता होती है जब दो परमाणु अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करते हैं, तब बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। कार्बन इसका मुख्य सहसंयोजक बंध है। कार्बन के लिए देखिए 4 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होते हैं, इसे 4 और चाहिए, 8 होनी चाहिए। ठीक, तो 4 या तो त्याग दे या तो ले ग्रहण करे। ठीक, जैसे यह हाइड्रोजन अणु, एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन अणु मिलके, और उसे क्लोरीन का देख लीजिए फार्मूला। ये फार्मूला वो हम क्या नाम है डायग्राम, ये हमारे एग्जाम से बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। मीथेन का कभी पूछा है 4 CH4 फार्मूला पूछा है, CH4 होता है मीथेन का। ठीक, इलेक्ट्रॉनों मतलब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना कठिन है, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना भी उतना कठिन है। अर्थात जब दोनों बराबर हैं तो या तो त्याग दे या तो ग्रहण करे, दोनों ही कठिन है। ठीक, आयनिक और सहसंयोजक में अंतर होता है, ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं। जो हमारे एग्जाम के जरूरी है वही ज्यादा ध्यान दे तो जरूरी है, क्योंकि देखिए पूरी की किताब एनसीईआरटी से ही लिया है। पूरा क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 नंबर है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो होता है चांदी। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो इस चैप्टर के आधार देखें तो ग्रेफाइट भी विद्युत का चालक होता है। ठीक, C14 का प्रयोग जो करते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग में करते हैं, ये कई बार पूछा गया। रेडियोधर्मी तत्व C कार्बन 14, ठीक, कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन को रसायन विज्ञान का राजा कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत पहले वनडे एग्जाम में पूछे जाते थे ऐसे प्रश्न, अभी भी रिपीट कर सकता है। तो कार्बन को रसायन विज्ञान का राजा कहा जाता है क्योंकि अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक संख्या में यही यौगिक बनाता है। ठीक, सीधी श्रृंखला, शाखित और चक्री, ये सब नीट और IIT PMT से संबंधित पेपर में आएंगे, हमारे में नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे यहाँ सिविल सेवा में नहीं आते हैं। ठीक, देखिए अपरूप कौन कौन सा है, मैंने आपको बताया हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन के अपरूप हैं। आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, कम से कम 500 बार तो पूछा गया है ये प्रश्न। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन से संबंधित कार्बन के अपरूप के संबंध में देखेंगे, सिविल सेवा परीक्षा वनडे एग्जाम मिला के 500 बार पूछा गया, बहुत बार। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 3 नाम तो याद रखिएगा, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ये मीथेन का फार्मूला है, ये एथेन का प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक, याद रखिएगा। मीथेन जो होता है प्राकृतिक गैस में पाई जाती है, एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, एलपीजी में। ठीक, याद रखिएगा इसको। गोबर गैस में भी मीथेन पाया जाता है, गोबर गैस में भी मीथेन पाया जाता है। ये सब टेक्निकल के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, हम लोगों के लिए जो जरूरी है देखते हैं उसको। एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी सबसे स्वच्छ है ईंधन माने जाते हैं, इससे प्रदूषण कम होता है। देखिए एलपीजी को मैंने बताया प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। ठीक, सीएनजी में भी मीथेन होता है, और पीएनजी में ये पाइपलाइन गैस जो होती है आपके पीएनजी उपयोग की जाती है सप्लाई में। ठीक, एलपीजी पाइप से सप्लाई नहीं की जा सकती, इसलिए इसका पीएनजी वर्जन उपयुक्त मतलब प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, प्रश्न कई बार पूछा, याद रखिएगा। जब CO लिखा हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 2 से 250 गुना अधिक दृढ़ता से जुड़ती है, इसलिए यह विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब रक्त में पहुंचती है, आपके मानव रक्त में हीमोग्लोबिन रक्त में होता है, उसके साथ दृढ़ता से जुड़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बंद कमरे में कभी भी कोयले की अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, कोयले की अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए,
क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो पूरे कमरे में फैल जाती है, और जब आप सांस लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के माध्यम से आपके शरीर में जाती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करके चिपक जाती है, तो रक्त के परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक, रक्त के परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है या वो बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड इसीलिए खतरनाक है, यह एक विषैली गैस मानी जाती है। दहन प्रक्रिया क्या होती है? जब कार्बन यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक चीज याद रखिएगा, कई बार पूछा है, अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं है O2 तो कोई भी चीज जलेगी नहीं, याद रखना। अगर नाइट्रोजन को समाप्त कर दिया जाए तो किसी भी आग को बुझाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो पेट्रोलियम पे आग लगती है उसके बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो सिलेंडर के रूप में भरे जाते हैं। जब कार्बन यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है तो उसे दहन कहा जाता है। ठीक, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो पूर्ण दहन होगा, और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो अपूर्ण दहन होगा। ठीक, और अपूर्ण दहन में ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक, याद रखिएगा, अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलने के चांस ज्यादा रहते हैं। हाइड्रोजनीकरण के लिए निकेल, पीडी और प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। संतृप्त वसा अधिक मात्रा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। संतृप्त वसा जो कौन सी होती है? जो कम या सामान्य ताप पर भी जम जाती है। ठीक, वह संतृप्त है, तो यह शरीर के अंदर भी कभी कभी जमने की गुंजाइश रहती है, इसलिए शरीर के लिए हानिकारक मानी जाती है। असंतृप्त जो वसा होती है वही ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके ही वनस्पति घी बनाया जाता है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। वनस्पति तेल का निर्माण हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाया जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। पूर्ण दहन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O अर्थात जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है पूर्ण दहन में। अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। ठीक, याद रखिएगा। मीथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश में होता है। मीथेन का क्लोरीनीकरण कहाँ होता है? सूर्य के प्रकाश में। एथेनॉल, एथेनॉल यह एक एल्कोहल है। एथेनॉल रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है, विशिष्ट गंध होती है, जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। ठीक, एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है जो रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, विशिष्ट गंध होती है और जल में विलेय है। ठीक, घुलनशील है। यह एक अच्छा विलायक में माना जाता है। ज्वलनशील पदार्थ है, वाष्पशील होता है, खुला छोड़ देंगे धीरे धीरे उड़ जाएगा। मादक पेय में प्रयोग किया जाता है, जैसे शराब, आप बियर, जो भी होता है। दवाओं में भी बड़े पैमाने पर होता है। खांसी की अधिकतर दवाओं में एल्कोहल होता है। टिंचर आयोग, कफ सिरप, परफ्यूम में भी प्रयोग किया जाता है। पेंट, वार्निश, सौंदर्य प्रसाधन, विलायक के रूप में, ईंधन के रूप में, बायोफ्यूल, और यही तो एल्कोहल को ही आजकल मेथेनॉल को क्या नाम है, इथेनॉल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है पेट्रोल में, E20, E10। ठीक, ठीक, यही इथेनॉल को ही प्रयोग करके तो क्या नाम है, इथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मादक पेय में प्रयोग होता है किसका? एथेनॉल का। दवा में टिंचर आयोडीन, कफ सिरप बनाने में, परफ्यूम, पेंट, वार्निश, सौंदर्य प्रसाधन, विलायक के रूप में, ईंधन के रूप में, बायोफ्यूल, और E10 या E20 पेट्रोल में मिलाया जाता है एथेनॉल। बाकी इसका एक सामान्य नाम एल्कोहल है। एथेनोइक अम्ल होता है, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल वर्ग का अम्ल है, एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक, यह रंगहीन, तीखी गंध, खट्टा स्वाद होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, तीखी गंध होती है और खट्टा स्वाद। जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। कमजोर अम्ल प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, मुख्यतः सिरका, एसिटिक अम्ल
क्या होता है? सिरका होता है। अचार, सलाद, भोजन आदि संरक्षण में प्रयोग किया जाता है सिरके का। प्लास्टिक में कृत्रिम रेशा निर्माण, रंग और दवाइयों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है तथा प्रयोगशाला में आपका अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, एस्टरीकरण, साबुनीकरण, देखिए ये सब प्रक्रियाएं कैसे बनती हैं। एस्टर में सुगंध फलों जैसी होती है। परफ्यूम में एस्टर का प्रयोग किया जाता है। इत्र में स्वाद और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। साबुनीकरण एक क्षारीय हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया है। साबुन और डिटर्जेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। फैटी एसिड प्राप्त किए जाते हैं। एथेनॉल बनाम मेथेनॉल, अब देखिए कई बार पूछा गया है, इसको आप कंफर्म कर लीजिए, आपको कभी गलत नहीं। एथेनॉल इथाइल एल्कोहल कहा जाता है, मेथेनॉल को मिथाइल एल्कोहल कहा जाता है। ठीक, विषाक्तता के आधार पर दोनों में अंतर क्या है? एथेनॉल कम विषाक्त होती है, सीमित मात्रा में सुरक्षित रहती है। मेथेनॉल अधिक विषैला माना जाता है। उपयोग मादक पेय बनाने में, दवा और विलायक और ईंधन के रूप में। इसका मेथेनॉल का उपयोग पेंट, सॉल्वेंट और एंटीफ्रीज बनाने में। सेवन थोड़ी मात्रा में नशा करता है एथेनॉल। मेथेनॉल बहुत कम मात्रा में भी घातक नशा करता है। ठीक, प्रभाव यकृत प्रभावित होता है। नशा मेथेनॉल से अंधापन, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है और मृत्यु हो जाती है। जब कभी कभी आप सुनते हैं एक चीज कि जहरीली शराब पीने से व्यक्तियों की मौत हो गई या आंख की रोशनी चली गई, तो वहां जब शराब बनाई जाती है तो एथेनॉल के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है कि एथेनॉल बने, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें किण्वन या फर्मेंटेशन कर देते हैं या उसको सड़ा देते हैं, जो जिस पदार्थ जौ, महुआ जिससे भी बनाते हैं। ठीक, सेब से साइडर बनता है, अंगूर से जैसे बनता है, तो एथेनॉल की जगह मेथेनॉल बन जाता है वहाँ पे। और जैसे मेथेनॉल का तत्व उसमें आया, वह शराब तो किसी को पता नहीं, लेकिन जैसे ही इसका सेवन करेंगे मेथेनॉल का, तो आपकी तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगी, शरीर का आंखों की रोशनी गायब हो जाएगी। ठीक, और व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो जहरीली शराब में मेथेनॉल पाया जाता है। ठीक, मिथाइल एल्कोहल, याद रखिएगा, कभी पूछा है 2-3 बार तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगर पूछे जहरीली शराब में क्या पाया जाता है तो मिथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल। ठीक, एथेनॉल की तुलना में ज्यादा घातक होता है। एथेनॉल का अधिक सेवन यकृत, मस्तिष्क और तंत्रिका को प्रभावित करता है, रक्तचाप बढ़ाता है, दुर्घटना की संभावना बढ़ाता है। मेथेनॉल अत्यधिक विषैला है, शरीर में जाकर फार्मिक अम्ल बनाता है, नेत्र तंत्रिका को नष्ट कर देता है, अंधापन तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। एथेनॉल का प्रयोग बायोफ्यूल के रूप में पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषक है, इसलिए प्रयोग किया जा रहा है। यह नवीकरणीय स्रोतों गन्ना, मक्का, अनाज से प्राप्त होकर स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। रासायनिक अपशिष्ट और अनुचित निपटान जल प्रदूषण के कारण बनते हैं। ठीक, एथेनॉल का सूत्र क्या है? C2H5OH, याद रखिएगा। C2 इस समय बहुत चर्चा में है, इसलिए जरूर याद रखिए एथेनॉल को। एथेनॉल इस समय E20 पेट्रोल जो प्रयोग किया जा रहा है, गाड़ियों की माइलेज या तमाम चीज़ों की समस्या आ रही है, गाड़ी खराब, पार्ट खराब हो रहे हैं, उसमें इस फार्मूले को जरूर याद रखिए। एथेनॉल को पूछा जाएगा पक्का, क्योंकि करंट में चर्चा बहुत है। ठीक, तो C2H5OH, ठीक, एथेनोइक अम्ल का CH3COOH। ठीक, एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक, एथेनॉल बायोफ्यूल है, मेथेनॉल अत्यधिक विषैला है। ठीक, इसका निम्नलिखित जगहों पे प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी जो है क्लास 10th की, कुछ बातें लिखी गई तो मैंने उसको ऐसे ले लिया और आपको बताना चाहता हूँ। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीव और हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है, अर्थात सभी चीजों में कार्बन जरूर पाया जाता है। ठीक, कार्बन अपने या दूसरे तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध से बनता है। ठीक, कार्बन यौगिक एथेनॉल या एथेनाइक अम्ल का हमारे जीवन में काफी महत्व है। अब देखिए कार्बन के अपरूप, मैंने 3 तत्व बताए थे, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। प्रकृति में कार्बन अनेक
विभिन्न गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनके अंतर होते हैं। हीरे के कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से आबंधित होता है। यह एक त्रिआयामी संरचना होती है, ठीक। जबकि ग्रेफाइट में द्विआबद्धि संरचना पाई जाती है, आबद्ध, ठीक। हीरा अब तक का ज्ञात सभी तत्वों में सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक। ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है, ठीक। याद रखिएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है। हीरा सुचालक नहीं होता, लेकिन आपका जो ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक भी है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। एक चीज ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन का जो अपरूप है कार्बन का, इसकी खोज किसने की थी? अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर, इन्हीं के नाम पे फ्लोरीन पड़ गया इसका नाम। इन्होंने इसका नाम डिजाइन किया था, तो याद रखिएगा। प्लीज पूरा वीडियो देखा करिए आप लोग, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फ्री में, आपको फ्री में सब कुछ ए ग्रेड के चाहिए, बहुत अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो। जय हिंद साथियों।